नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर सुपौल से आ रही है, जहां भीषण अगलगी में आधा दर्जन दुकान जलकर राख हो गई। आग सिलेंडर में विस्फोट की वजह से लगा है और इसके बाद भीषण हादसा हुआ। हादसे में 8 लोग जख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग निर्मली स्टेशन परिसर के पास अस्थायी दुकानों में लगी, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। निर्मली पुलिस की सूचना पर अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया, लेकिन इन सब के बीच सुपौल से आग की भयावह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भैया वहां से भाग जाइए। अमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुपौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आग ही आग नजर आ रहा है। ताजा स्थिति क्या कुछ है और आखिर इस आग पर काबू कैसे पाया गया, ये जरा बताइए। सुकन्या, देर रात की आग लगी थी, जिसमें अलाव की चिंगारी से लोग ये बता रहे कि आग लगी है। और इसमें जो लोग स्थानीय लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस वक्त उस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और कुल 8 लोग इसमें जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो बात सामने आई थी, लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि अनुमंडल में जो दमकल की गाड़ियां रहती है वो समय नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से सिलेंडर में भी विस्फोट हुआ और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद जब लोगों को, घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से घायलों को काफी देर के बाद एम्बुलेंस मिली और जिसको लेकर भी लोगों में आक्रोश था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात सामने ये आई कि अग्निशमन दस्ता जो जहां भी आग लग रही है वहां समय नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये लाखों का नुकसान हो जा रहा है। और कल एक बड़ा हादसा होते होते चला, जिसकी वजह से 8 लोग जख्मी भी हैं। सुकन्या, चलिए इसके अलावा ये बताइए कि जो जख्मी लोग हैं, जिनको कुछ वक्त बाद एम्बुलेंस मिला, उनकी स्थिति क्या कुछ है? अब उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उन लोगों का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है अभी। लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर रात से ही था कि एम्बुलेंस समय क्यों नहीं अस्पताल में रहता है और क्यों नहीं मिल पाता, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं के कई दावे सरकार करती रही है। लेकिन फिलहाल जो धरातल पर है, ये इस तरह की समस्याएं। चलिए, लोगों की नाराजगी है और देखना होगा कि हमने खबर प्रमुखता से दिखाई है। उम्मीद यही कि प्रशासन जागे और समय पर अब अग्निशमन दस्ता भी पहुंचे और लोगों को समय से एम्बुलेंस भी मिल जाए। भैया वहां से भाग जाइए, गैस सिलेंडर सब है बहुते उसमें। हेलो, अरे ऊपर से ले बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम आरा, रोहतास और नवादा की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आरा की, जहां अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी और 10 लाख के जेवर और 25,000 रुपए नगद लूटे। व्यवसायी शाहपुर बाजार से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। दूसरी तस्वीर रोहतास के काराकट की है, जहां दोहरे हत्याकांड से गांव में तनाव है और पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दरअसल गुरुवार की शाम अपराधियों ने सुमन यादव नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद अपराधी गांव की तरफ भाग रहा था। रास्ते में ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर नवादा से है, जहां रुपौ थाना क्षेत्र की है और यहां पर बेनीपुर के जंगल से 2 लोगों का शव बरामद हुआ। दोनों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में वारदात हुई है। अगली अहम खबर नवादा से, जहां रुपौ थाना क्षेत्र के बेनीपुर के जंगल से 2 शव बरामद हुआ।
शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। दोनों शव की पहचान कर ली गई। दोनों शख्स की गर्दन रेतकर हत्या की गई। दोनों शख्स बुधवार की शाम से लापता थे। परिजनों ने चौकीदार के जरिए दोनों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बाद में उन्हें ग्रामीणों के जरिए दोनों के शव मिलने की सूचना मिली। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। ग्रामीण दबी जुबान में से दो गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई बता रहे हैं। 2 दिन पहले भी इस इलाके में वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक तार छेता था, उधर गया खेती देखने के लिए, दोनों तार पीने के लिए गया होगा तो वहीं पर दोनों पकड़ लिया है। अच्छा। कल से ना पता था तो आज गया घास भरने के लिए तो कोई देखा 2 बॉडी था वहाँ पे, तो आके बोला 2 बॉडी उधर है। नहीं पता लगा तो शाम में पता लगा कि हाँ बने रहा जंगल में, सब हो रहा है। किसका लाश है? सुख राजवंशी, बच्चू राजवंशी। उधर रोहतास के काराकाट से सनसनीखेज खबर आई, जहां अवदानी बिघा गांव में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया। गुरुवार की देर शाम सुमन यादव नाम के शख्स की गोली मार दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तभी पहले से घात लगाए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही सुमन यादव की मौत हुई। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी लल्लू यादव को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी इतनी पिटाई की जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक एक ही गांव के हैं। इससे गांव में तनाव है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं भोजपुर में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी और उसके तमाम जेवरात लूटकर फरार हो गया। घटना शाहपुर थाना इलाके के महराजा और भरौली गांव के पास की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जख्मी स्वर्ण व्यवसायी को गंभीर हालत में आरा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 10 लाख के जेवरात और 25,000 नगद लूटे। तो बोले नहीं बैग दो, बस बैग ही दे रहे थे। तब तक एक फायर कर दिया। फायर करके दोनों भाग गए तीनों। तब तक हम घर बैग में क्या था? बैग में हमारा सामान था दुकान का। कितना सामान? लगभग 10 लाख का ज्वेलरी था, 10 लाख का सोना चांदी का सामान था और 25,000 का लगभग कैश था। शाहपुर दुकान बंद करके लड़का आ रहा था घर, बीच रास्ते में भरौली से महरजा का बीच में उसको गाड़ी रोक करके मारपीट किया। इसके बाद गोली मार करके बैग लेकर के। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 14 देसी कट्टा और पिस्टल के अलावा आधा किलो चरस, 1 क्विंटल गांजा और 600 लीटर स्प्रिट बरामद किए गए हैं। लूट की वारदात और शराब का कारोबार चलाने के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी की है। डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर में लूट के एवं शराब के व्यवसाय के कुल 17 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 14 देसी कट्टे एवं पिस्टल, इसके अलावा आधा किलो चरस, 1 कुंटल गांजा एवं 600 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। इस प्रकार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को मदद मिलेगी। आरएसएस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल ग्रुप की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं संघ आयोजन को लेकर, जी हां, संघ के आयोजन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब चल रही है। अरसे बाद बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल रहेंगे। जहां 5 और 6 दिसंबर को आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। पटना के केशव विद्या मंदिर में ये बैठक आयोजित है। बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जानी है। किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर पटना स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में हलचल काफी तेज हो गई है, तो वहीं बिहार में संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर नजर रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। तो कांग्रेस के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? कि उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। वैसे संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं 11 सेंटर में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा भरा, लेकिन प्रस्तावक नहीं दिए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, जिसे लेकर सियासत हो रही है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो गया है, क्योंकि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने सुशील मोदी के खिलाफ आखिरी वक्त में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन 2014 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब सीट से बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के एक बयान ने विपक्ष के खस्ताहाल को कुछ यूं बयां कर दिया। राज्यसभा के लिए जो हमने बेहतर प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास किया है, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम लोगों की कोशिश थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी साहस करें। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि स्पीकर चुनाव में मिली हार से विपक्ष हताश था, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में रण ही छोड़ दिया गया। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने पर सरकार को कमजोर करने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम था, क्योंकि अभी भी स्पीकर का जब चुनाव हुआ, उम्मीदवार उतारे महागठबंधन की ओर से, उनको वहां हारना पड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव में हल्ला था कि उम्मीदवार उतारेंगे, स्वागत हम करें तो उतारो। इनको मालूम था कि हाँ भी हारना हो, इसलिए भाग खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू की नीयत और नीति में दोनों पे संदेह है। जब हम लोग खड़ा करते हैं तो बोलेंगे ये पार्टी तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, अगर नहीं खड़ा करते हैं तो बोलेंगे जो डर गई है। विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एलजेपी को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जा रही थी। आरजेडी चाहती थी कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग ने विपक्ष का साथ न देकर सियासत में अपना रास्ता केंद्र और बीजेपी के लिए खुला रखा। भले ही जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का रुख अब भी आक्रामक हो, इसे ही तो सियासत कहते हैं। वैसे शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है, जबकि 14 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। नतीजे क्या आने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से सुशील मोदी को वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब चारों सदन बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
गया में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग आपस में लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। ये वीडियो जिले के धरहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब इस वायरल वीडियो के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि केस उठाने को लेकर धरहरा थाना क्षेत्र के भलार गांव में एक दंपति को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे है। ऐसे में ठंड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज सुबह के वक्त आकाश में कोहरे छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे ठिठुरन और कनकनी बढ़ने की संभावना है। राजधानी के मौसम का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में पिछले 2 दिनों से ठंड में इजाफा देखी जा रही है तो कनकनी का भी एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान घटकर 9.4 तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के वक्त आसमान में कोहरे लगे रहेंगे। राजधानी पटना की आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है और जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे देख सकते हैं आप कि जो आसमान में कोहरे हैं वो छट रहे हैं और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है उसमें भी कमी आती है और गाड़ियों की रफ्तार भी कम नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। वहीं आकाश में जो है सुबह के वक्त कोहरे भी छाए रहेंगे। वहीं मौसम विशेषज्ञ भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मौसम में लगातार अभी उतार चढ़ाव होने की संभावना है। ऐसे में लोग एहतियात बरतें और सतर्क रहें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना का खतरा अभी चला नहीं है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। लोग खुले आम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रशासन की बार-बार अपील के बावजूद लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ गया है और जिला प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रिक्शा पर पहले 2 आदमी बैठता था, 4 आदमी बैठता था, देखते हैं 8 आदमी, 8 का सीट भी नहीं है, 8 आदमी बैठते हैं। जितने भी बस आपको आप देखिए या बड़ी वाहन को देखिए या छोटी वाहन को देखिए, सब जो है पूरे ओवरलोड रहता है। जो पहले जो टाइट था तो बहुत लोग जो है सहमे हुए थे, घर से कम निकलते थे। अभी बेछूट मतलब जो है जितना बढ़ रहा है, जो रेशियो से बढ़ रहा है उस रेशियो से आदमी भी बढ़ रहा है बाजार में। तो संभव नहीं है। कोरोना में नियंत्रण के लिए बहुत खूब के कदम उठाना पड़ेगा। न ये 2 मीटर का डिस्टेंस आप लोग मेंटेन कोई कर पा रहा है। मास्क का भी कोई कहीं इस तरह का नहीं है कि हाँ हमें अपने को बचाव करना है, समाज को बचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। केसेज अभी बहुत कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं खतरा टल गया है। रिसर्जेंस का खतरा हमेशा बना रहता है। तो हम लोग अभी केसेज हालांकि काफी कम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। और अब बात एक ऐसे कोल्ड स्टोरेज की जिसे बनाने के लिए विश्व बैंक ने लोन दिया था, लेकिन भवन बनने के बावजूद इसमें मशीन नहीं लग पाई, जिससे ये बेकार हो गया है। ये कोल्ड स्टोरेज सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में है। कोल्ड स्टोरेज के लिए भवन बने 40 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक मशीन नहीं लगी, जिससे स्थानीय किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।